हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर केमिस्ट्री मेंटर। और बेटा आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक हमने सारी फैमिलीज डिस्कस कर ली है, सारे पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम सेट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट in P block with increasing atomic number is due to. See, again I repeat, you have to concentrate on what the question is asking. The decrease in stability of higher oxidation state. क्योंकि हम बात किस में कर रहे हैं, P block के रिस्पेक्ट में, with increasing atomic number किस वजह से होता है। देखिए मैंने आपको बताया था P block elements में जब कभी भी आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, what I said, when you are moving down the group in P block, कोई भी एलिमेंटेशन हो सकती है, कोई भी फैमिली हो सकती है, बस दो बातें याद रखनी है कि डाउन द ग्रुप जब मूव कर रहे हैं तो यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट जो आपको देखने को मिलता है दैट इज इंक्रीजेस। किस रीजन में, किस कंसर्न में बात हो रही है, यहां पर इन्होंने कहा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, और इसके साथ साथ ही आप कहेंगे कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो इस कंसर्न को देखते हुए यहां पर देखिए, इंक्रीज इन बॉन्ड एनर्जी इज गोइंग डाउन द ग्रुप, नो। The reluctance of S subshell electrons to participate in the next chemical bonding, बिल्कुल। बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल नहीं, एक गलत है, नन इज करेक्ट, ये भी गलत है। सो आपको क्लियर आंसर मिलता है कि क्या, बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज इंक्रीजिंग एज यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप, एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड यू नो कि आपको पता है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट भी वहां पर क्या है, हायर है। सो आप कहेंगे कि Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा डाउन द ग्रुप। सो यहां पर इजीली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे एज सबशेल के इन केमिकल बॉन्डिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। amorphous boron of 95% to 98% impurity, sorry, purity, I'm sorry, see, amorphous boron कितनी परसेंट प्योरिटी की बात हो रही है, फ्रॉम 95 टू 98, कन्वर्जन कितना है, 95% से 98% की यहां पर बात हो रही है। तो आपको ये देखना है कि किससे वो ऑब्टेन होगा, बाय हीटिंग B2O3 विद H2। क्या मैं एक बार रिएक्शन ही देख लूं, कहा है उन्होंने क्वेश्चन में क्या, जब आप B2O3 की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, या तो Mg या फिर आप कह सकते हैं Na, इनमें से किसी से भी आप रिएक्शन करा लीजिए, मोल्स आप देख लीजिए जो भी आपके होंगे। सी, आप इसको रिएक्शन को करवाइए, क्या आपको प्रोडक्ट मिलेगा, आपको पता है कि ट्वाइस ऑफ बोरोन, बैलेंस करनी है मुझे इक्वेशन, इस अकॉर्डिंग, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, 95 से 98% मुझे बोरोन की प्योरिटी देखनी है। हीटिंग B2O3 विद H2, नो। हीटिंग B2O3 विद मैग्नीशियम और NaC, दिस इज द रिएक्शन व्हाट आई टोल्ड यू। सो बस आपको क्लिक हो जाना चाहिए वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एट हाई टेम्परेचर, और रेस्ट जो भी है वो रिलीज आउट हो जाएगा। हीटिंग KBF नहीं। ये सारी चीज़ें क्लिक कब होंगी, याद कब होंगी, जब तुमने पुराना सारा की सारा तुम्हें रिवील होगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना वो पर फैमिली नहीं है, ऑल ओवर मिक्सिंग है, प्रीवियस ईयर्स में जो थे या अभी जो टेम्पटिंग्स हैं उन सबको लेते हुए। सो समझ में आया, 95% से 98% प्योरिटी की जब मैंने बात की किसकी, अमॉर्फस बोरोन की, तो उसका रिएक्शन याद आ जाना चाहिए। मैंने रिएक्शंस में बढ़ाया था, क्या था रिएक्शन, ये थी B2O3 की रिएक्शन हमने थ्राइस ऑफ Mg या फिर सोडियम से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ट्वाइस ऑफ बोरोन, और आपको पता है थ्राइस ऑफ MgO एंड सो ऑन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ऑर्थोबोरिक एसिड, क्या कहते हैं उसको आप, H3BO3, व्हेन ऑर्थोबोरिक एसिड इज हीटेड द रेजिड्यू लेफ्ट इज, ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट करवाइए, H3BO3, यही होता है। जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या रेजिड्यू आपको मिलेगा, आपको मिलेगा B2O3 प्लस H2O। इस B2O3 को आप क्या कहते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड। मैंने नेमिंग बताई थी आपको, बोरोन के जो अपने सारी फैमिली पढ़ी थी उसके फैमिली मेंबर्स जब पढ़े थे मैंने सारे के सारे आपको ये बताए थे, ऑर्थोबैरिक एसिड कौन सा है, बोरिक एनहाइड्राइड कौन सा है। सो बस आपको वहाँ पर रिवील करना आ जाना चाहिए, डायरेक्ट नहीं पूछेगा क्या ये बोरिक एनहाइड्राइड है, आपसे रिएक्शन फॉर्म में पूछ लिया, आप रिएक्शन करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन iron, but aluminium is lessly
लेस इजीली कोरोडेट देन आयरन। इन्होंने कहा कि ये रिएक्टिव तो ज़्यादा है आयरन से, लेकिन इसमें जंग जो है वो बहुत कम लगती है। कोरोजन होता क्या है? जंग लगना। अब आपने कहा कि आयरन को आपको पता है इजीली पिक कर लेता है, उसमें जल्दी जंग लगती है, लेकिन एल्यूमिनियम में नहीं लगती। और रीज़न, जबकि आप देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम की ज़्यादा है आयरन से। क्यों? एल्यूमिनियम इज़ अ नोबल मेटल। नो। ऑक्सीजन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम सरफेस। मैंने आपको रिएक्शंस में पढ़ाया था कि ऑक्सीजन क्या करता है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जनरेट कर देता है। सो दिस इज योर राइट आंसर। आयरन अंडरगोज रिएक्शन इजीली विद वाटर। नो। आयरन फॉर्म्स बोथ मोनो एंड डाइवेलेंट आयरन्स। क्या होगा इसका मेन रीज़न कि एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोड्यूस कर देता है, जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से उसमें इजीली कोरोजन की प्रोबेबिलिटीज नहीं आती हैं, वाइल इन द केस ऑफ आयरन इट जनरली हैपेंस। ओके, after this come to the next question, question number 5. What it said, when aluminum is added to sodium, when aluminum is added to sodium, चलिए उतना उतना लिखती जाती हूँ मैं जो ये कहना चाह रहे हैं। When aluminum is added to sodium hydroxide solution, then what happens? करवाओ रिएक्शन, करो रिएक्शन तुम्हारी कॉपी में, करो इसको सॉल्व, मुझे बताओ क्या आएगा। क्या यहाँ पर अगर मैं ये रिएक्शन करा रही हूँ तो तुमको नहीं दिखता कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तुम्हें यहाँ मिल रहा है? कितने मोल्स आएंगे? ये बन जाएगा एक पूरा, प्लस वाटर जो भी आपका बचा है ये रिलीज आउट हो गया। अब क्या यहाँ पर रिएक्शन हो रही है? रिएक्शन बिल्कुल हो रही है। रिएक्शन में हो क्या रहा है, आपने ये एल्यूमिनियम की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दी। ये देखिए ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम की आपने ट्वाइस ऑफ NaOH से रिएक्शन, बैलेंसिंग के लिए मैंने बात की है। आपने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया 2Na-AlOH4, आपने पूरा की पूरा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया हाइड्रोक्साइड फॉर्म में, ठीक है। लेकिन साथ में रिलीज क्या हो रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट ऑप्शंस आर आस्किंग टू यू इन द फॉर्म ऑफ आंसर्स। सो फर्स्ट यू हैव टू फोकस अबाउट द ऑप्शंस। नो रिएक्शंस टेक्स प्लेस, नहीं रिएक्शन हो रही है। वाटर इज प्रोड्यूस, नो वाटर वी आर टेकिंग इन द रिएक्शन, वाटर इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, वाटर इज यूज्ड एज अ रिएक्टेंट इन द रिएक्शन। ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, नो। हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड, यस। सी, the end part is what? Hydrogen is evolved. Hydrogen is released in the end part of the reaction. So the right answer is hydrogen is evolved. Next question देखते हैं। Al2O3 can be converted to anhydrous AlCl. What it said? Al2O3 can be converted to anhydrous AlCl by heating. चलिए हीट कर लेते हैं। मैंने क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए और यहाँ पर मैंने कार्बन लिया, रिएक्शन करवाओ। देखो मैं तो रिएक्शन लिख रही हूँ, मुझे पता है, तुम्हें भी पता है, तुम भी साथ साथ उस चीज़ को लिखो। जब तक बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैंने तुम्हें बताया है पी ब्लॉक के अंदर मेजर क्वेश्चंस जो बनते हैं, ठीक है, टू द पॉइंट तो बनते ही हैं, उसके अलावा रिएक्शंस पे ज़्यादा हैं, और हमने इसमें लास्ट में देखा है रिएक्शंस पे ही फोकस किया है मेजर। तो देखो Al2O3 कैन बी कन्वर्टेड टू एनहाइड्रस AlCl। मैंने लिया Al2O3 प्लस किससे रिएक्शन करवा रही हूँ? थ्राइस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल प्लस 3 मैंने यहाँ पर कार्बन लिया। चलिए इसको हीट कराते हैं। अब आपको क्या बनाना है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन कराना है। प्रोडक्ट बनाओ। क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हो, क्या ये बन जाएगा AlCl3। अब यहाँ पर साथ में रिलीज आउट क्या हो रहा है? Al 2 आ गए, क्लोरीन 3, जो भी है आपके 3 2 6, ये भी बैलेंस्ड हो गए। बचा क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन। कितने? थ्राइस मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एंड थ्राइस मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है? हो रही है। वाइल बैलेंसिंग अ रिएक्शन आपको देखने को मिला कि यहाँ पर थ्राइस मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं। सो इन द एंड ऑफ द रिएक्शन आप देखिए हाइड्रेटेड Al2O3 विद Cl2 गैस, नो। Al2O3 विद एक्वस HCl, Al2O3 विद NaCl, NaCl का तो हमने कहीं डिस्कशन ही नहीं किया रिएक्शन में। A mixture of Al2O3 and carbon in dry Cl2 gas. This is your right answer. अगर तुम्हें रिएक्शन याद भी नहीं रहती है ना, तो ऑप्शन देख लिया करो एक बार। जब देखो तुम इनमें बात करोगे तो खुद देखो, डायरेक्ट Cl2 गैस से करवाओ खाली। अगर तुमने ये यूज़ ही नहीं किया तो इम्बैलेंसिंग रह जाएगी और लास्ट पार्ट तुम्हारा जनरेट ही नहीं हो रहा, तो आप कहोगे ओवरऑल जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो क्या था? अनस्टेबल था। आपने यहीं से देखो मिक्सचर ऑफ Al2O3 एंड कार्बन इन ड्राई Cl2 गैस, करवा दी रिएक्शन।
याद नहीं भी आती है तो ऑप्शन पे एक बार नज़र कर लिया करो, वहीं से आंसर मिल जाता है। अगर पढ़ा है तो भाई क्लिक हो जाएगा, वरना जय माता दी लेट्स रॉक तो तुम हो ही, और वो करना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एसिडिक इन नेचर। इनमें से कौन सा एक मॉलिक्यूल है, कौन सा एक कॉम्प्लेक्स है जो सिर्फ एसिडिक नेचर शो करता है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एसिडिक नेचर का मतलब ही क्या है, जो इजीली क्या रिमूव कर दे, H+ आयन दे दे। जो इजीली H+ रिमूव कर दे वो आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। तो फटाफट से सीरीज में से पिक कर लो इनमें से कौन कौन है जो इजीली एसिड कैरेक्टर शो करेंगे। आपको पता है, अगर मैं इसके केस में बात करूं तो ये एक बेस है, ये भी एंड ये भी। ये जो BOH3 है दिस, यहां आपको पता है कि ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। अब जब ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते ही ये क्या करेगा, प्रोटॉन्स डोनेट कर देगा। सो इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। प्रोटॉन क्या कर देगा, ये यहां पर डोनेट कर देगा, और सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, BOH3 का इस रिस्पेक्ट में। बात क्लियर है। आपको पता होना चाहिए कि जो H3BO3 है और BOH3 है ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं और लुईस बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटॉन डोनेट करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ डाइबोरेट विद क्लोरीन। क्या कहा मैंने, रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन विद क्लोरीन। डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है, B2S6। अब मुझे क्लोरीन से रिएक्शन करवानी है, करवा दो रिएक्शन। चलो अब रिएक्शन करवाओ, मॉलिक्यूल को बैलेंस तुम करो, मुझे प्रोडक्ट बना के दो। प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखो, और क्या बचा है यहाँ पर, बोरोन के दोनों मॉलिक्यूल आ गए और Cl के 6 मॉलिक्यूल आ गए। लेकिन अभी यहाँ पर बचा क्या है, कितने मोल्स ऑफ क्या बचा है, HCl दिख रहा है, कितने हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो यानी कि 6, क्लोरीन भी 6 बचे हैं, टोटल 12 थे। ये लो, ये हो गई रिएक्शन। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बन रहा क्वेश्चन, प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट। क्लियर, चलो, विच डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, विच डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। चलिए इनमें देखो B2S3 ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मैंने बोरोन की प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था। B4C की आप बात करोगे तो बेटा ये रिएक्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, केमिकली इनर्ट है। लिख लो इस चीज को, बिकॉज इट इज केमिकली इनर्ट सो इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, जबकि ये भी रिएक्ट करता है और ये भी रिएक्ट करता है। सो द राइट आंसर इज दिस। Next, from the B2S6 all the following can be prepared except from the B2S6 all the following can be prepared। सारे बनते हैं लेकिन एक नहीं बनता, वो ही बताना है तुमको, कौन सा नहीं बनता। चलो, H3PO3, BH2NH32 whole BH this BH4 minus, B2CH36 NaBH4। अब अगर रिएक्शन पढ़ रखी होंगी तो तुम्हें सब पता होगा। देखो, क्या तुमको यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा दिख रहा है जो बोरोन के साथ लार्ज बॉन्ड्स नहीं बना सकता, और अगर मैं कहूँ लार्ज बॉन्ड्स छोड़ो, वो ब्रिजिंग कंपाउंड्स नहीं बना सकता, जबकि रेस्ट ऑफ द है वो आराम से बना सकते हैं। BO3 की आप बात करेंगे, आराम से कपलिंग रिएक्शंस देता है। NH3 के फॉर्म में आप बात करो, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी देता है, ब्रिजिंग कंपाउंड्स भी बनाता है। लेकिन CH3 की मैं बात करूं, किसके लिए बोल रही हूं मैं, CH3 के लिए, ये कभी भी बोरोन के साथ ब्रिजिंग कंपाउंड्स नहीं बनाता है। इसलिए हम कहेंगे कि B2S6 के साथ सबकी सब रिएक्शंस दे सकते हैं, लेकिन ये एक कंपाउंड नहीं देगा। बात आ गई समझ में, क्योंकि यहाँ पर रीजन क्या है, एक तो ये ब्रिजिंग कंपाउंड्स नहीं बनाता, प्लस इसका साइज कैसा होता है, स्मॉल। लिख देती हूं मैं, मेरे लिखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी कॉपी और दिमाग में लिखा होना चाहिए। चलो ठीक है,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रोड्यूसर गैस इज द मिक्सचर ऑफ, क्या कहा है? प्रोड्यूसर गैस किसका मिक्सचर है? आपको याद आ जानी चाहिए, हमने बार बार पढ़ी थी CO एंड N2 और मैंने अच्छे से हाईलाइट की थी कि अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ अ प्रोड्यूसर गैस, विच इज़ द मिक्सर ऑफ प्रोड्यूसर गैस, CO N2 सोचना ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आओ, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन Al4C3 इज हाइड्रोलाइज्ड। Al4C3 को जब आप हाइड्रोलाइज करा रहे हैं तो कौन सी गैस लिबरेट होगी? याद आया? मीथेन। जब ये लिबरेट होगी नहीं, ये ऑलरेडी बेंजीन फॉर्मेशन है, CO2 लिबरेट होती नहीं। आपने Al4C3 का आराम से रिएक्शन सारी की सारी देखी है, क्या रिलीज होगा? CH4। चलिए, कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बिकॉज इट हैज़, क्या कहा मैंने? कार्बन लार्ज नंबर के कंपाउंड्स बनाता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? फिक्स्ड वैलेंसी। हाँ, होती है कार्बन के अंदर फिक्स्ड वैलेंसी, लेकिन इसको मैं नहीं ले सकती। लार्ज कंपाउंड्स तो बनाता है क्योंकि ये किस फॉर्म में रहता है? चेन रिएक्शन फॉर्म में, कैटिनेशन में। Contains non-metallic nature? No. High ionization potential? No. Contains property of catenation? Yes. कार्बन की प्रॉपर्टी ही क्या है? भले ही उसकी वैलेंसी 4 है, लेकिन इट्स नॉट एन फिक्स्ड वेरिएबल कि वो सिर्फ 4 के साथ लिंकिंग करने के बाद आगे फर्दर कंपाउंड प्रोसीड नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। किस फॉर्म में? वैलेंसी मेंटेन करेगा 4, कॉम्प्लेक्स कैटिनेशन प्रोसेस में जाएगा, चेन रिएक्शंस बनाता है। अनलाइक PbCl4, Pi4 and PbR4 are not found। कौन कौन? PbCl4, Pi4 and PbR4 ये क्यों फाउंड नहीं होते हैं? रीज़न बताना है आपको। चलिए, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन। क्या ऐसा होता है कि ब्रोमीन आयोडीन इससे क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नहीं। आपको पता है सबसे पहले फ्लोरीन देन क्लोरीन। आयोडीन एंड ब्रोमीन आर स्मॉलर इन साइज। आयोडीन का साइज तो बहुत बड़ा होता है, अपन ने पढ़ा है। डाउन द ग्रुप आप मूव करते हैं, फिर कल इसमें जब आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो सबसे लार्जर साइज ही किसका है? आयोडीन का। तो ये भी गलत हो गया। लार्जर आयोडीन एंड ब्रोमीन आर एबल टू रिड्यूस Pb4+ टू Pb2+ टू Pb। बिल्कुल, क्या होगा? आयोडीन और ब्रोमीन इजीली डिसोसिएट हो सकते हैं और रिड्यूस हो सकते हैं। किन में? इन आयंस में, 4+, 2+ एंड नॉर्मल। द स्टेटमेंट नहीं भाई, इनकरेक्ट नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चले। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो है PbCl4 या PbBr4 किसी की भी मैं बात करूँ, इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। When steam is passed through red hot coke, what it said? When steam is passed through red hot coke, ठीक है भाई, ले लिया, प्लस वाटर, कैसा है ये? स्टीम। चलिए बताओ रिएक्शन। मैंने तो मैं फॉर्मूलेशन लिख दी, अब रिएक्शन बतानी है। क्या जनरेट होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। देख लो कहाँ है? CO and H2 आर ऑब्टेन्ड। देखो, रिएक्शन तुम्हें करना आना चाहिए। जो लिखा है वही मैंने यहाँ लिखा है। जब तक तुम कॉपी पेन पे नहीं चलाओगे ना, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। सो बेटर है थोड़ा हाथ पैर चलाओ। नेक्स्ट देखते हैं। Me2SiCl2 कि हमने रिएक्शन कराई किससे? H2O से। पहला प्रोडक्ट बना, फिर सेकंड प्रोडक्ट बना। तो चलो सबसे पहले इसको बनाते हैं। ये सिलिकन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है, और ये आपका Me। अब इसमें जब आपने करा H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं H2O के प्रेजेंस में, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है? चलिए देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ये देखिए जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। ठीक है, दिख रहा है तुम लोग को? हाँ भाई हाँ। और ये OH, मैंने H2O से रिएक्शन कराई है, मुझे H2O के मोल्स क्या कराने थे यहाँ पर? रिएक्शन। अब क्या यहाँ पर मैं वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूँ?
निकालूंगी ना भाई वाटर मॉलिक्यूल, तो फर्दर एक कंपाउंड बनाओ, ये Me, ये Me, ये O, देन सिलिकन OH, Me और Me। मैंने करवा दी पूरी रिएक्शन। आ जाओ, अब क्वेश्चन क्या था, कंडेंस, जब आपने H2O के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना, सो दिस इज योर A H2O, और यहाँ आप करा रहे हैं कंडेंसेशन, ठीक है। उसके बाद आपको ये मिलेगा प्रोडक्ट। चलिए, बात आ गई समझ में। अब इन्होंने पूछा है कि यहाँ पर आपने पहले रिएक्शन बताई, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि एक तो प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, दूसरा किस टाइप के ये फॉर्मेशंस करेगा। तो क्या मैंने यहाँ पर बेटा देखो, जब आपने रिएक्शन कराई तो क्या एक सिंगल लीनियर चेन पॉलीमर्स ये बना रहे हैं, सिंगल चेन फॉर्म में और लीनियर, फर्दर अरेंजमेंट्स नहीं है लाइक टेट्राहेड्रल ऑर्थो और सब, लीनियर अरेंजमेंट आपको दिख रहा है चेन फॉर्म में। तो यहाँ पर आप कहेंगे, और इन द एंड जब आपने कंडेंसेशन भी कराया तो भी आपको एक लीनियर पॉलीमर मिला है, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा आंसर दिखता है कि इस टाइप की रिएक्शंस में आप क्या कहेंगे, लीनियर पॉलीमर्स का जनरेशन होगा, साइक्लिक प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट, which of the following anions is present in the simple single chain structure of silicate? Anions किस में पूछे गए हैं, एनायंस का फॉर्मेशन सिंपल सिंगल चैन स्ट्रक्चर्स में पूछा है सिलिकेट के में। तो आप पहले तो इन सिलिकेट के स्ट्रक्चर्स को देखिए, आपको पिक करना आ जाना चाहिए। मैं आपसे कहती हूँ ये जो यूनिट है ये सिंपल स्ट्रक्चर नहीं बनाती, ब्रिजिंग में पार्ट करती है। ये O7 आप देखिए तो आपको स्ट्रक्चर याद आ गया होगा, O7 का ब्रिजिंग वाला। O5 ये भी नहीं। SiO3 यूनिट जो होती है वो कैसे बनाते हैं, चेन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं सिंपल, तरीके से यूनिट रहता है, और दिस इज SiO3। द स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स ऑफ Si, जर्मेनियम, Sn एंड Pb इंक्रीजेज स्टीडली इन द सीक्वेंस। इनकी आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स का ऑर्डर बताना है। चलो पहले तो डाइहैलाइड्स का ऑर्डर बताओ, उससे पहले मैं ये पूछूंगी कि इनका सीरियस बता दो कि क्या एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेंगे या नॉर्मल बिहेवियर दे आर शोइंग व्हाट, नॉर्मल बिहेवियर। कार्बन हटा दो, सीता जी सुने प्रभु, क्या कहती हैं, किससे अरदास कर रही थी, वो फैमिली है ये, कहे सीता जी सुनो प्रभु, सीता जी सुनो प्रभु। तो ये कोई एबनॉर्मलिटी शो नहीं करती बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीज़न क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इनका ऑर्डर जो है वो ये रहेगा, ठीक है। कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगाया, आपको सीधा सीधा ऑर्डर सामने। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट सॉलिड ल्यूब्रिकेंट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट। द रीजन फॉर दिस एनोमलस बिहेवियर इज दैट, क्योंकि ग्रेफाइट के बारे में पूछा गया कि आपको कहा ग्रेफाइट एक बहुत ही सॉफ्ट ल्यूब्रिकेंट है। ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट सॉलिड ल्यूब्रिकेंट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट। हमें पता है कि उसको मेल्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या वो एक नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, नहीं। इट इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ डायमंड, नो, इट इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ carbon, not in diamond. It has molecules of variable molecular masses like polymers, no. So the last option has carbon atoms arranged in large plates of rings of strongly bound carbon atom with weak interplate bonds. आपको पता है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके का रहता है। देखिए जितने ज़्यादा मैं फर्दर अरेंजमेंट्स करूँगी, इस तरीके का कुछ ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स रहते हैं। इनको फॉर ये एक रफली सा डायग्राम है। सो कार्बन एटम किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, लार्ज प्लेट्स की फॉर्म में और रिंग्स की फॉर्म में, और जिनके बीच में स्ट्रांगली बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं। और आप वहाँ पर कहते हैं कि इनके बीच में कार्बन एटम्स की जितनी ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है उतनी ही ज़्यादा इंटरप्लेट मिक्सिंग जो होती है वो वीक होती है। यही बात यहाँ कहना चाह रही हूँ। यही रीज़न है कि आप ग्रेफाइट को ईजिली मेल्ट डाउन नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
CO2 in water behaves as what? CO2 in water behaves as weak diacetic base, weak dibasic acid, weak monobasic। आइए ना रिएक्शन देखते हैं। CO2 की बात कर रहा है वो वाटर में, क्या बनेगा? क्या ये बन जाएगा? बिल्कुल। अब इसको फर्दर डिसोसिएट कर लो, किस किस में ये ब्रेक होगा? H प्लस और HCO3 माइनस आयन में। अब इस फर्दर HCO3 माइनस आयन की भी मैं बात करूं तो आप क्या कहेंगे? डिसोसिएशन क्या होगा? फिर से अगेन H प्लस और CO3 2 माइनस। तो यहाँ आप रीजन देखेंगे सीधा सीधा कि ये क्या है? एक डाई एसिड बेस है, वो भी कैसा? वीक डाई एसिड बेस है। कौन? CO2। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। इन ग्रुप 15 the melting point of the elements in group 15 ग्रुप कौन सा होगा? सबसे पहले 13 ग्रुप बोरोन फैमिली, 14 ग्रुप कार्बन फैमिली, 15 कौन सा है? नाइट्रोजन फैमिली। पहले तो ये क्लिक होना चाहिए कि 15 की बात हो रही है तो ये है नाइट्रोजन फैमिली। और नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स कौन कौन से थे? आईपीएल मैचेस की बात चल रही थी, सारी टीम्स मैंने बताई थी, न्यूजीलैंड, पाक, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है कि मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है एलिमेंट्स का। तो आपको मेल्टिंग पॉइंट की रेंज में मैं बात करूं, अगर आप नाइट्रोजन से आर्सेनिक मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट इट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक। नाइट्रोजन का बहुत कम 63, देन इसका कुछ 699, 1089 इस कुछ अराउंड होता है। आई एम नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज़ मुझे नहीं पता है, बट नियर बाय इतना होता है। लेकिन जब आप Sb टू बिस्मथ जा रहे हैं, फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ आप मूव कर रहे हैं, देन इट डिक्रीजेस। इसका कुछ 900 की रेंज में होता है और ये डिक्रीज होके किस में चला जाता है? 4 to 500 की रेंज में। सो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? फर्स्ट इट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज टू बिस्मथ, सॉरी दिस। क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन? व्हाट इट सेड? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। जब आप वर्ड सुनते हैं तो आपको पहले तो ये पता हो जाना चाहिए कि वेपोराइजेशन की बात चल रही है, यानी कि बॉन्ड्स की बात होगी। अब बॉन्ड्स की बात होगी तो फोर्सेस की बात होगी कि किस टाइप का फोर्स यहाँ पर अट्रैक्टिव है या फिर किस तरीके की रिएक्शन यहाँ हो रही है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब कि वो आयंस में डिसोसिएट तो हो रहे हैं। अब मैं बॉन्ड की बात कर रही हूँ तो आप कहेंगे कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन व्हाट? स्ट्रेंथ ऑफ इंटर एटमिक फोर्सेस। इंटर एटमिक फोर्सेस, और जिनको ही आप इन शॉर्ट क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल फोर्सेस और वीक फोर्सेस। तो देख लीजिए अमंग दीज कौन सा है? दिस। ये तो देखो पहले ही करेक्ट लिखा हुआ है सी। अब यहाँ अगर मैं कहूँ कि मैम तीनों है, लेकिन आपको रिसेम्बलेंस देना है अप टू द ऑर्डर। ठीक है, चलो। द एलिमेंट विच फॉर्म ऑक्साइड्स इन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो सारे ऑक्सीडेशन स्टेट देता है? कहाँ से कहाँ तक? +1 से लेके +5 तक। तो देखो पहला है नाइट्रोजन, यही देता है N2O, N2O5, N2O3, NO2, सारे की सारे स्टेट्स में ये स्टेबलाइज है, ये तीनों नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड? मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए ये जो है NO2, क्यों? आप रिएक्शन कराओ ना वाटर से। अब यार एक प्रोडक्ट तो तुम बना दो, फटाफट से बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो टाइट्रिक एसिड बना दो और फिर जो बचा वो लिबरेट करा दो। तो इनमें से कौन सा है जो मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड देता है? अब हमें बनाना ही एनहाइड्राइड है तो पहले एनहाइड्राइड की फॉर्मुलेशन दिमाग में होनी चाहिए। तो आपको पता है इनमें से कौन रिएक्ट करेगा? NO2। ना ये करेगा, ना ये करेगा, ना ये करेगा।
द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 फॉलोज द ऑर्डर। थर्मल स्टेबिलिटी पूछी है, ठीक है। 15 वही न्यूजीलैंड, पाक, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। इस ग्रुप की थर्मल स्टेबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है। हमें मूव करना है डाउन द ग्रुप, पहली चीज़ तो। अब डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो तो ये देखो न्यूजीलैंड, पाक, ऑस्ट्रेलिया, एक तो अबनॉर्मलिटी तो ये शो नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ जो देखना है, आप देखेंगे HX बॉन्ड लेंथ, समझ गए। और बॉन्ड लेंथ यानी कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ के साथ साथ आप मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे और एज पर देयर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बॉन्ड लेंथ जब इंक्रीज होगी तो ऑर्डर फॉलो करेंगे ये वाला, समझ के। चलो, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। अब पूछी है बेसिक स्ट्रेंथ 15 की, सेम वही। चलो बेसिक स्ट्रेंथ बता दो फटाफट से। बेसिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी या ज़्यादा होगी? अरे भाई कम होगी, क्योंकि साइज भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इन द एंड आप कह देंगे डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन है, देखो एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, ये तो तुम बता दोगे। एक्वारेजिया किस किस से मिलके बनाया था? इससे, इससे, इससे। बताओ क्या कराया था हमने रिएक्शन में? चलो, HNO3 प्लस P4O10 गिव्स HPO3 प्लस X। X क्या है? जो भी आपका रिमेनिंग हैलाइड है। इन द अबव रिएक्शन द प्रोडक्ट X। X बना क्या है? वो है कि लिबरेट क्या हुआ है इस रिएक्शन के दौरान। तो देखो हमने HNO3 की P4O10 से रिएक्शन कराई, HPO3 बन गया, HPO3, ठीक है। बचा क्या? N2O5। बात सही समझ में? द कंपाउंड विच हैज़, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विच हैज़ मॉलिक्यूलर नेचर इन गैस फेज। वो कंपाउंड पूछा है जिसका गैस फेज में तो मॉलिक्यूलर नेचर है लेकिन आयनिक है वो सॉलिड स्टेट में। आपसे ये पूछा गया है। तो देखो पहले PCl5 POCl3, ये तो रिएक्शन के बाद फॉर्मुलेशंस है, ये भी। तो PCl5 एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कैसा है, मॉलिक्यूलर नेचर में तो गैस फेज में होता है और आयनिक होता है सॉलिड फेज में। चलो, NH3 कांट ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ NH4NO3 और NH4NO2। हीटिंग ऑफ NH4NO2 विद NOH, नो। हीटिंग ऑफ NH4, आपको पता है सीधा पहले ही दिख क्या है कि जब आप NH4NO3 की रिएक्शन करवाते हैं जब कभी भी, या फिर NH4NO2 की आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपको सीधा सीधा क्या मिलता है, NH3 का फॉर्मुलेशन मिलता है। तो बेटा अब मेरी बात सुनिए आप लोग ध्यान से स्टूडेंट्स। अपन ने P ब्लॉक एलिमेंट जो है कंप्लीट किया था, उसी के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किया है। एक सेट ही किया है आज अपने, नेक्स्ट सेशन में दूसरा सेट की बात करेंगे या फर्दर जितने भी सेट्स होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज़ कहूँगी, प्लीज़ फोकस ऑन द रिएक्शन पार्ट, प्लीज़ फोकस ऑन द रिएक्शन पार्ट, क्योंकि आपने देखा है कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस इसमें पूछे गए हैं किस तरीके के हैं। लैंग्वेज में भी आपसे दे आस्क द रिएक्शन, फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द रिएक्शन, देन ओनली यू कैन आंसर द क्वेश्चन, ओके। सो प्लीज़ लर्न और प्रैक्टिस शुरू कर दो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।